यस। तो बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे पॉल्यूशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को, जहाँ पे एक थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन आपको आज मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे, ठीक है, जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। ठीक है। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। ठीक। तो ये जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन है, इसकी जो कैटेगरीज है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन बच्चों बेसिकली दो पार्ट में कैटेगराइज होता है। ठीक है। इसमें फर्स्ट पार्ट आता है आपका ट्रोपोस्फेरिक। ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन। और सेकंड कैटेगरी आती है बच्चों स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर या स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन। पॉल्यूशन। ठीक। इसमें ट्रोपोस्फियर आपके लेयर से रिलेटेड है। ठीक है। आपका जो अर्थ है, ठीक है, उसकी जो लेयर के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सपोज मान के चलो बच्चों, ये अर्थ है यहाँ पे। ठीक है। और इस अर्थ की ऊपर की जो लेयर की बात करते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स आपको मिलती है, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन पहले भी किया है। ठीक है। तो ये जो डिफरेंट लेयर्स मिल रही हैं, तो हर किसी लेवल में पॉल्यूशन प्रेजेंट है। तो ये जो फर्स्ट लेयर है, इसके बाद आपके यहाँ पे सेकंड लेयर है, स्ट्रेटोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर है, आयनोस्फीयर स्फीयर है, लिथोस्फियर है। तो ये डिफरेंट जो आपकी लेयर्स हैं, इन लेयर्स के अंदर जो भी बेटा पार्टिकल्स या गैसियस जो भी कंटेंट है, अगर उनका जो परसेंटेज है नेचुरल परसेंटेज के कंपैरिजन में अगर ज्यादा होगा, ठीक है, तो बेटा वो पॉल्यूशन का कॉज होगा। ठीक है। तो जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारी अर्थ का जो ट्रोपोस्फेरिक जो पॉल्यूशन है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसमें और कैटेगरीज क्या है। फिर उसके बाद हम स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन पे एक बार मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ आपको, जितना हम लोग ने अभी पढ़ चुके हैं उसको एक बार में समराइज कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद हम लोग पीपीटी पे आते हैं। तो समझ में आया एटमोस्फेरिक पॉल्यूशन दो टाइप में, ट्रोपोस्फेरिक और स्ट्रेटोस्फेरिक। ठीक है। वाटर पॉल्यूशन वगैरह वो सब आपकी लोअर लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, बताएंगे। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन में हम जनरली बच्चों किसके बारे में, अच्छा एक चीज और थोड़ा सा बात करते हैं कि जब वाटर की जो प्रेजेंस है ना, वो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर दोनों में कहाँ पे ज्यादा है। तो मैंने आपको बताया था कि इसकी जो हाइट है ना, सी लेवल से जो हम हाइट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे ट्रोपोस्फियर के बारे में, तो ये आपका 10 किलोमीटर तक था फ्रॉम सी लेवल। तो यहाँ पे आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस अर्थ पे बहुत ज्यादा है। तो वाटर का जो कंटेंट है, मैं अगर बोलूँ कि जितनी भी लेयर्स हमारी प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस लेयर में वाटर की प्रेजेंस सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है बच्चों ट्रोपोस्फेरिक पे। ठीक है। ट्रोपोस्फियर पे वाटर की प्रेजेंस सबसे अधिक। इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, जस्ट इसके ऊपर की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका होता है 0.4%। ठीक है। 0.4%, ध्यान दो। तो 0.4% हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे 100% है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में वाटर की प्रेजेंस काफी कम है, 0.4%। ठीक है। एक्चुअली क्या है कि स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो भी प्रेजेंट हो, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। ठीक है। जहाँ पे आपकी ऑक्सीजन गैस है, डस्टी पार्टिकल्स हैं, डस्टी जोन आपको देखने को मिलती है, और क्लाउड्स होते हैं, ये सब हम लोगों ने बात, एयर्स होती है, ऑक्सीजन है, इन सब की प्रेजेंस मतलब ठीक ठाक है, काफी ज्यादा है ट्रोपोस्फियर के अंदर। स्ट्रेटोस्फियर के अंदर हम लोग बात करते हैं कभी 10 to 50 किलोमीटर, इसका जो रेंज था वो था 10 to 50 किलोमीटर। ठीक है। ये रेंज मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है। तो इसमें हम सी लेवल से बात करते हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। यस। तो इसमें डाई नाइट्रोजन गैस हो सकती है, डाई ऑक्सीजन गैस होती है, ओजोन होती है, और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट होती है। तो ये आपके स्ट्रेटोस्फीयर कहानी है। और बाकी आपका यहाँ पे ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। ठीक है। तो ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन की फर्दर कैटेगरी क्या हो सकती है, देखते हैं। यस। ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन। तो ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन के अंदर
पहली चीज तो ये होता क्यों है, बिकॉज आपको पता है कि जो अनडिजायरेबल जो आपकी अब लोअर लेवल है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, मैं लिख सकता हूँ अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल सॉलिड्स और गैसियस पार्टिकल्स। ठीक है, अनडिजायरेबल सॉलिड्स और जो आपकी गैसियस पार्टिकल्स, ठीक है, उनकी वजह से यहाँ पे ट्रोपोस्फेरिक जो पोल्यूशन है वो आपका क्रिएट होता है। और ये सब कहाँ प्रेजेंट होगा बेटा, ऑब्वियसली एयर के साथ। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होगा, एयर के साथ भी हो सकता है, और आपकी जो अर्थ है, जो अपर लेयर है, ठीक है, उसमें भी आपके प्रेजेंट होगा। तो इसमें आपके दो दो पार्ट इसमें क्लासिफाइड होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इसमें आती है गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स, गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स। और इसके अंदर आपकी जो सेकेंड कैटेगरी आती है, दिस इज पार्टिकुलेट, पार्टिकल से रिलेटेड है, ठीक है, पार्टिकुलेट पॉल्यूशन। ये दो कैटेगरीज आती हैं, ठीक। मैं कैटेगरीज के बारे में पहले पढ़ रहा हूँ, डिवीजन कर रहा हूँ, उनके बारे में बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके की चीजों को ध्यान रखना है, ठीक। अच्छा, तो ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन में आपका अनडिजायरेबल सॉलिड्स और गैसेस पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, और ये आपके जनरली एयर के साथ प्रेजेंट होते हैं। और इसके फर्दर जो ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन के दो टाइप हैं, फर्स्ट है आपका गैसेस एयर पॉल्यूशन और सेकंड है आपका पार्टिकुलेट पॉल्यूशन, ठीक। गैसेस एयर पॉल्यूटेंट्स की बात करते हैं तो इसमें बेटा वर्ड यूज किया गैसियस, तो इसमें गैसेस होंगी। गैस किस किस की होंगी, आपका जैसे हम बात करते हैं सल्फर, ठीक है, सल्फर के ऑक्साइड्स, इन पे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट, सल्फर का ऑक्साइड हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं तो हम लोग नाइट्रोजन की हमारे ऑक्साइड्स हो गए, ठीक है, ये भी इसी कैटेगरी में आएगा। इवन बच्चों कार्बन, ठीक, कार्बन के ऑक्साइड्स हो जाते हैं। या फिर आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S गैस, इसमें क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर के अंदर। दिस इज एग्जांपल ऑफ गैसियस एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है, H2S। जैसे आपका यहाँ पे हम और बात करते हैं गैसियस एयर पॉल्यूशन में, तो आपका ओजोन भी आता है, यस, हाइड्रोकार्बन भी आते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन जो लोअर मॉलिक्यूलर वेट के हैं वो हाइड्रोकार्बन, और आपका यहाँ पे ओजोन, ठीक है, तो ओजोन और इसके अलावा बाकी कुछ और भी ऑक्सीडेंट हैं, वो सब आते हैं। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स, ये आपका टाइप है ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन का, जहाँ पे सल्फर के ऑक्साइड्स आपको मिलेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मिलेंगे, कार्बन के ऑक्साइड्स मिलेंगे, H2S गैस, ये क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर के अंदर यहाँ से ना, किस कैटेगरी का है ये H2S। नेक्स्ट यहाँ से हाइड्रोकार्बन लोअर मॉलिक्यूलर वेट के, और लास्ट में आपका ओजोन। तो मैंने बोला था कि ट्रोपोस्फियर में जो ओजोन होगा वो एज ए पॉल्यूटेंट होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स के साथ। तो पार्टिकुलेट का मतलब क्या, पार्टिकल से रिलेटेड है। तो पार्टिकल का मतलब बच्चों डस्ट, ठीक है, डस्ट आपकी हो सकती है, ठीक है, मिस्ट हो सकती है। इसके बाद आपका यहाँ से फ्यूम्स, FUMES फ्यूम्स हो सकता है, एंड स्मोक, ठीक है। तो ये कुछ, एंड आपका स्मोक भी इसी कैटेगरी में आता है, स्मोक एंड आपका ETC। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डस्ट, मिस्ट, फ्यूम्स, स्मोक एंड स्मोक, ठीक है। ये सारे के सारे आपके पार्टिकल से रिलेटेड पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, इसका नाम हो गया पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। तो ये दोनों दोनों जो कैटेगरी है, गैसियस एयर और पार्टिकुलेट, ये आपको ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन का ही एग्जाम्पल है आपके टाइप्स। अगर समझ में आ गया, क्लियर। अब यहाँ से समझते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के बेस पे, ठीक है, गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स। इन चैप्टर्स को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में समझ लो एक बार, तो आपको समझ में एक बार में आ जाएगा, फिर वापस से बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर को लेकर, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। इसमें अब जो रिएक्शन की बात करते हैं, तो आपको पता है कि सल्फर जो है वो सबसे पहले बच्चों रिलीज होता है, और वो कंबाइन होता है आपके ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ से कन्वर्ट करता है या तो SO2 के अंदर, या फिर आपके SO3 के अंदर, ठीक है। तो अगर बेटा SO2 की बात करते हैं, तो SO2 व्हेन रिएक्ट विद ओजोन, ये ओजोन से रिएक्शन परफॉर्म करता है। पूरी रिएक्शंस बता रहा हूँ मैं एक साथ, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन तो ये देख लो आपकी, ठीक है, दिस इज अ फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन देखो यहाँ बताता हूँ, तो देखो सल्फर कन्वर्ट किस में हो गया, SO2 के अंदर और SO3 के अंदर।
तो जो SO2 है और जो SO3 है, इसमें SO3 की बात करते हैं तो यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, तो वो आपका +6 आता है। नो डाउट ये स्टेबल है। यहाँ पे कितना आता है, +4 आता है। तो जब ओजोन की बात करते हैं तो ओजोन बच्चों डिसोसिएट होता है O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है। और नेसेंट ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, तो नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइन करता है SO2 के साथ, तो SO2 को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे ओजोन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क, अच्छा ओजोन कैसे वर्क करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से। अब जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाएगा। तो सल्फर यहाँ पे क्या है, +4 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ है। ये निसेंट ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा SO3 के अंदर, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपका +6 हो चुका है, और +4 के कंपैरिजन में +6 की जो स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। तो मोर स्टेबिलिटी की तरफ ये ऑक्सीडेशन नंबर वाले कंपाउंड मूव करेंगे, लेयर लेसर ऑक्सीडेशन नंबर वाले, इसलिए +4 से +6 में ये क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो आपका SO2 का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इट विल वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और ओजोन डेफिनेटली बेटा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, बिकॉज इसने ऑक्सीडाइज किया है इसको SO2, समझ में आ गया। और फाइनली फिर क्या होगा कि जो SO2 है, ठीक है, ये कंबाइन करेगा आपके किसके साथ बच्चों, H2O2 के साथ कंबाइन कर सकता है, या फिर आपके वाटर मॉलिक्यूल्स के, कोई वाटर मॉलिक्यूल्स के भी प्रेजेंट है, तो फिर यहाँ से आपका ये एसिड बना लेता है। आपको यहाँ से H2SO3 बना लेगा, सल्फ्यूरस एसिड बना सकता है। अगर आपके SO3 की बात की जाए तो वो भी वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा। ये सब नेचर के अंदर हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में। फर्स्ट एग्जांपल है सल्फर के ऑक्साइड्स, तो यहाँ से बन जाता है H2SO4, ठीक है। तो ये आपके एसिडेंट का कॉज होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है पहले, समझ में आ गया। तो ये कुछ कॉमन सी रिएक्शंस हैं, इनको आपको ध्यान देना। इसके बाद बात करते हैं नाइट्रोजन। सेकेंड हम लोग बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन के हमारे ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, उनको हम रिएक्शंस में कैसे देखते हैं। तो जिसमें सबसे पहले बात करते हैं बेटा N2, एयर में प्रेजेंट है O2, ये दोनों कंबाइन करते हैं। और जनरली बच्चों जो आपके थंडरस्टॉर्म होते हैं उसमें जो आपकी N2 गैस है ना, ये डिसोसिएट हो जाती है, इवन O2 भी डिसोसिएट हो जाती है। ये आपस में कंबाइन करके डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड जनरेट करते हैं। तो यहाँ से बच्चों बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। ये 2 मोल्स होता है, बिकॉज बैलेंसिंग बात करेंगे, दोनों नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 मोल्स NO आपका यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड क्रिएट हो, ठीक है। फिर यही NO क्या करेगा, ये NO बच्चों फर्दर कंबाइन करेगा ऑक्सीजन से, क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो क्या होगा, X प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है इक्वल टू 0। होल चार्ज इस पे कुछ है नहीं तो वो तो 0 हो जाएगा, नाइट्रोजन का मैंने X मान लिया, तो X की वैल्यू यहाँ पे +2 आ गई, ठीक है। तो +2 तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है, ये ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, ठीक है। तो जब ये ऑक्सीडाइज होना चाहेगा तो उस केस में ये ऑक्सीजन से इजीली कंबाइन करेगा। जब कंबाइन करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NO2 के अंदर, और NO2 के अंदर जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका X + 2 इंटू -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से X की वैल्यू कितनी आ गई है, +4। तो ये +2 से +4 में चला गया, मतलब स्टेबिलिटी गेन कर ली है, समझ में आ गया। तो ऑक्सीडेशन को सपोर्ट किया है, क्लियर। तो ये रिएक्शंस आपको बिल्कुल जाननी पड़ेंगी, इंपॉर्टेंट है। इसका तो अगर बात करते हैं कि अगर NO के साथ O2 आता है तो मान लो इसका रिएक्टिविटी रेट क्या है, R1 सपोज। फिर उसके बाद अगर NO के सामने ओजोन, बिकॉज ओजोन भी तो प्रेजेंट है आपकी एज ए पोल्यूटेंट ट्रोपोस्फियर के अंदर, तो फिर क्या होगा कि NO के साथ अगर ओजोन रिएक्शन करता है तो इसका जो रेट बच्चों अगर R2 है, तो क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर कि इन दोनों रिएक्शंस के अंदर, फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन के अंदर जो ऑक्सीडेशन रेट है वो दोनों जगह आपका कहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो मेरा आंसर होगा बच्चों R2 इज ग्रेटर देन R1, बिकॉज नीचे क्या है, ओजोन। तो ओजोन बच्चों बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इजिली बच्चों यहाँ से क्या रिलीज करता है, यहाँ से रिलीज करते हैं O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पहले ब्रेक करेगा, फिर वो यहाँ पे आपका उसको ऑक्सीडाइज करेगा NO को, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर। लेकिन यहाँ पे ओजोन बेटा आपकी फटाफट से डिसोसिएट हो जाएगी, और डिसोसिएट होने के बाद ये हाईली रिएक्टिव होता है, और बेटा यहाँ से आपका जो ओजोन जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये नेसेंट ऑक्सीजन NO से कंबाइन करेगा और यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा NO2 के अंदर, और ये बचा ऑक्सीजन जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। बात समझ में आ गई। तो जो आपका R2 होगा ये आपका अधिक होगा एज कम्पेयर टू R1। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग गैसेस एयर पॉल्यूटेंट्स के साथ बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन्स। देखो थ्योरी आपको पता है, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिएक्शंस के बेस के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं पहले आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थ्योरी तो बाद में आपको मैं पढ़ा दूंगा।
देखो, तो हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स से आपकी जो गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स हैं वो कैसे रिलीज होती हैं, तो बेटा इनकम्प्लीट कंबशन से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, तो इनकम्प्लीट कंबशन जिसको बोलते हैं अपन धुआं। ठीक है, तो ये गांव के अंदर देखा होगा आपने, जो जहाँ से धुआं वगैरह निकलता है, जो फ्यूल फ्यूल मतलब हम बात कर सकते हैं जो काऊ डंक होता है। ठीक है, तो उन सब से हम लोग क्या करते हैं कि गांव के अंदर वो सब बनाते हैं। तो बनाने के बाद क्या होता है कि वहां से जब उसकी बर्निंग करते हैं तो बर्निंग वो डेफिनेटली इनकम्प्लीट होती है। इनकम्प्लीट होगी तो वहां से धुआं दिखाई देगा, और उस धुआं के अंदर बच्चों सबसे अधिक जो प्रेजेंट्स होगी वो कार्बन मोनोऑक्साइड की होगी। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों काफी डेंजरस होता है। अगर ये हीमोग्लोबिन के कांटेक्ट में आएगा तो बच्चों इसका जो रिएक्टिविटी रेट है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो होता क्या है कि यहाँ पे जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, जहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका +2 होता है, तो कार्बन तो +4 में जाना चाहेगा। तो बाहर से जो आया ऑक्सीजन है ना, वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाना चाहिए। वो बॉडी में ना जाके बच्चों को कनेक्ट किसका, सीओ के साथ कनेक्ट हो जाता है, बिकॉज सीओ का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है। तो होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होना चाहिए, वो बॉडी में न जाके जो सीओ गैस प्रेजेंट होगी, ठीक है, उस सीओ गैस के साथ वो क्या करेगा, रिएक्शन परफॉर्म करेगा। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है, जो लेवल है, वो आपका डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होने के बाद आप समझ सकते हो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती है। तो सीओ क्या करता है, इस ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे ये सीओ ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्साइड होकर आपका CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी में CO2 का भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। और दूसरा, यहाँ से जो हीमोग्लोबिन के साथ इसकी जो एक्टिविटी है सीओ की, वो काफी ज्यादा होती है, लगभग बोलते हैं 300 या 200 टाइम्स कुछ आपकी ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो ऑक्सीजन है वो आपकी जो ह्यूमन बॉडी है उससे आपकी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, और जिसकी वजह से आपका जो रिस्पिरेशन प्रोसेस है वो आपका स्टॉप हो सकता है। ठीक है, तो अगर वो स्टॉप हो गया लॉन्ग टाइम के लिए, तो फिर उस केस में आपका लॉस हो सकता है, ह्यूमन बॉडी का लॉस हो सकता है। क्लियर है? तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि जो भी इनकम्प्लीट कम्बशन हैं, जब भी कभी कराई जाए तो वहां पे उस कमरे के अंदर, उस घर के अंदर ओपन विंडो होनी चाहिए, या फिर वहां पे वेंटिलेशन होना चाहिए, या फिर एयर का मूवमेंट इजिली होना चाहिए। अदरवाइज कमरों को, ऐसा बोला जाता है कि गांव के अंदर लोग ऐसा करते हैं सर्दियों के टाइम में कि जो अंगीठी वगैरह होती है उसको जला के रखते हैं, कोल वगैरह होता है, ठीक है, उसको जला के रखते हैं। तो वहां से इनकम्प्लीट कम्बशन अगर होता है, एयर अगर बाहर से नहीं आती है, तो उस केस में इनकम्प्लीट कम्बशन सीओ रिलीज होगा, और जितने भी लोग उस कमरे में सो रहे होंगे तो उनके लिए वो डेंजरस हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक पार्ट। तो जो फ्यूल होते हैं, जो फ्यूल होते हैं, उन फ्यूल का अगर इनकम्प्लीट कम्बशन हो जाए तो बच्चों वहां से डेफिनेटली आपका ये रिलीज होगा कार्बन मोनोऑक्साइड लार्ज अमाउंट में, जो आपके लिए पोल्यूशन का कॉज हो सकता है। अब आते हैं, क्वेश्चन आता है कि सीओ की प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आता है। तो सीओ बच्चों होता है कलरलेस। कैसा होता है? मोनोऑक्साइड इसकी प्रॉपर्टीज पे आता है, इट इज ए कलरलेस गैस। ठीक है, सीओ और CO2 इन पे क्वेश्चन आता है, इस प्रॉपर्टीज आपको दी जाएंगी, पहचानो। कलरलेस होता है, ऑडियोलेस होता है, ठीक है, ये ऑडियोलेस होता है, टेस्टलेस होता है, इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये, एंड पॉइजनस गैस। ठीक है, पॉइजनस गैस, ये इसकी प्रॉपर्टीज है सीओ की। ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ गया? क्लियर? और सीओ बच्चों जब हीमोग्लोबिन के सामने आता है तो इट विल वर्क एज ए लिगेंड। लिगेंड का मतलब है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर लिविस बेस होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर इसको बोलते हैं हम लोग लिविस बेस। तो सीओ विल वर्क एज ए लिविस बेस। तो उस केस में हीमोग्लोबिन से बच्चों कनेक्ट होता है, और यहाँ फॉर्म करता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म कर लेगा। तो इससे आपका जो ह्यूमन बॉडी के अंदर है, जो हीमोग्लोबिन का जो मेन रोल है वो आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, जिससे आपका लॉस हो सकता है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा इन सब चीजों को, इंपॉर्टेंट है, डेली लाइफ से रिलेटेड है। CO2। अब बात करते हैं बेटा, हम इनकम्प्लीट कम्बशन हुआ है, तो वहां से अगर कंप्लीट कम्बशन होता है तो वहां से CO2 गैस रिलीज होती है। बिल्कुल। अब ये CO2 गैस तो रिलीज हुई है, तो CO2 गैस का अपना एक सबसे बड़ा रोल, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो CO2 गैस का बेटा सबसे ज्यादा यूज, भाई CO2 गैस अगर नहीं होगी, जैसे जनरली क्या बोलते हैं, CO2 गैस आपकी पॉल्यूशन है, बट CO2 गैस नहीं होगी तो जो प्लांट्स हैं, हम बात कर रहे हैं प्लांट्स के बारे में, ऑक्सीजन मिलती है। तो प्लांट्स का जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, या आपने पढ़ा होगा, उनका जो फूड प्रिपरेशन जो प्रोसेस है, ठीक है, तो
का प्रोसेस है वो पॉसिबल नहीं हो सकता है, तभी इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस गैस। तो इसलिए CO2 की भी प्रेजेंस हमारे नेचर में जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत हाईली अमाउंट में हो जाए और जो प्लांट उसको एब्जॉर्ब करते हैं, हम प्लांट को ही कट कर देंगे तो फिर इसको एब्जॉर्ब करने वाला कौन होगा, ठीक है। और जब ये एब्जॉर्ब की जाती है उसके बाद बच्चों आफ्टर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यहाँ से आपको ऑक्सीजन गैस आपको मिलती है, तो यही हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है, यही आपके लिए यूजफुल है। तो इसलिए पॉइंट ये है कि हम प्लांट को कट ना करें, ठीक है। इससे प्लांट CO2 गैस को फटाफट से अब्जॉर्ब करते रहेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सनलाइट के प्रेजेंस में होता रहेगा, उनका फूड क्रिएट होता रहेगा और फाइनली आपको यहाँ से ऑक्सीजन जो आपकी ह्यूमन लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको मिलती रहेगी। नाउ इट इज क्लियर, समझ में आ गया CO2 क्यों जरूरी है। लेकिन हाईली कॉन्सेंट्रेशन में नहीं होना चाहिए, हाईली अमाउंट में नहीं होना चाहिए कि भाई एक्सेस में हो गया तो फिर दिक्कत ही करेगा, ठीक है। कल हम लोगों ने पढ़ा था ग्लोबल वार्मिंग, ये दोनों पॉइंट फिनिश हो गए। ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको मैंने बताया था कि बच्चों हमारी जो अर्थ है ना, अर्थ के सरफेस की अगर मैं बात करूं तो उस पे बेटा गैसेस का एक ना सरफेस, जैसे आपकी ये सपोज यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के अपर लेयर्स पे यहाँ पे इन्वायरमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस इन्वायरमेंट में बच्चों क्या बहुत टाइप की डिफरेंट टाइप की यहाँ पे गैसेस प्रेजेंट, ठीक है। इस तरीके से मैं टेस्ट टेस्ट करके येलो टेस्ट करके बना रहा हूँ, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के यहाँ पे क्या है, गैसेस की प्रेजेंस है। अब एक गैसेस है, डस्ट है, डिफरेंट टाइप के पॉल्यूटेंट्स हैं, लार्ज कॉन्सेंट्रेशन में हो रहे हैं, तो बाहर से बच्चों ये मान के चलो यहाँ पे सन है, ठीक है, यस दिस इज ए सन। और इस सन से क्या हो रहा है, यहाँ से बेटा आपकी रेडिएशन है वो कंटिन्यूसली आ रही है फोटोन वेव की फॉर्म में यहाँ से इस तरीके से, यस ये यहाँ से आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। जब ये अंदर एक बार मूव कर जाती है अर्थ के सरफेस से कनेक्ट करती है, फिर बाहर से फिर बच्चों क्या हुई है बाहर की तरफ जाएगी, लेकिन बाहर बच्चों क्या प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर सरफेस पे, तो हम बात करें यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, आपके यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट है, आपके डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो वो बच्चों क्या करते हैं इसको ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप करने की वजह से इसको बोलते हैं यहाँ से, जैसे ट्रैप करेंगे तो जो हीट है जो रेडिएशन है वो बाहर नहीं जा पाएगी, बाहर नहीं जाने से यहाँ से क्या होगा कि हमारी जो अर्थ है उसका जो आपकी हीट है या फिर वहां पे जो टेम्परेचर है वो करेगा इंक्रीज, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर हो गया, ऐसे टर्म से समझा रहा हूँ। अब बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, इस पे भी क्वेश्चन आता है, ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि गिवन ऑप्शंस में पहचानो कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस के अंदर बच्चों सबसे पहली गैस कार्बन डाइऑक्साइड आती है, देन आपका मीथेन आता है, इसके बाद बच्चों आपका यहाँ पे CFC आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग फ्लोरेंस बोलते हैं, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, FREONS, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपका ओजोन, मैंने बोला था कि ओजोन अगर आपके लोअर लेवल में प्रेजेंट होगा तो पॉल्यूटेंट्स की तरफ वर्क करेगा, ठीक है, ओजोन हो गया आपका। नेक्स्ट यहाँ से आपका N2O हो गया, N2 पे क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, मैंने स्टार कर दिया इसको, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपके वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स, तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल हैं जो ग्रीन हाउस गैस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये गैसेस को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी बच्चों एसिड रेन को लेकर, तो एसिड रेन का मतलब आपको बताया था कि जो पीएच है रेन वाटर का नियर अबाउट बच्चों कितना होता है 5.6 एसिड रेन का। अगर एसिड रेन की अगर अपन बात करते हैं तो एसिड रेन के अंदर जो फर्स्ट बारिश होती है उसमें आपका जो पीएच होता है वो नियर अराउंड आपका 5.6 होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि एसिड रेन का जो पीएच होता है वो 5.6 होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें बहुत सारे आपकी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के एसिड्स होते हैं, ऑक्सी एसिड्स, यहाँ पे कार्बोनिक एसिड है, बाकी और भी चीजें हैं, मतलब एसिड रेन का मतलब क्या, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, उसका इंक्रीज हो जाना। क्लियर है भाई, एग्जांपल्स मैंने आपको दे रखे थे पहले भी, इसके कॉजेज क्या, इसके प्रॉब्लम्स क्या, ताजमहल वगैरह एग्जांपल मैंने दिए थे। तो ऊपर से जब बारिश होती है H2SO4 की या फिर आपकी HNO3 की, तो वहां से बच्चों क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं, एक तो आपका एसिड फॉग, ठीक है, एसिड फॉग, जिसमें ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके साथ एक कनेक्ट में आता है, तो उनकी जो लाइफ है बच्चों वो डेंजर में आ जाती है, डेंजर जोन में, ठीक है। या फिर यहाँ से एसिड फॉग की जगह आपका एसिड रेन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये डिफरेंट अलग अलग तरीके से होता है। थर्ड बात करते हैं एसिड स्नो, एसिड स्नो जैसे यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे एसिड स्नो आपकी देखी जाती है, ठीक है।
तो ये कुछ कॉमन है, सारे के सारे कहाँ जाते हैं, ये जाते तो बच्चों आपकी वहीं पे हैं, जो आपका सी है या फिर आपके जो ओशियंस हैं या फिर आपके जो रिवर है या फिर आपके जो पॉन्ड्स हैं, तो वहाँ पे आपके जो एक्वेटिक लाइफ है, ठीक है, उनके साथ प्रॉब्लम आपकी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। बिकॉज उनका जो रिप्रोडक्शन है, जो फिशेस है, उनका रिप्रोडक्शन है वो पर्टिकुलर पीएच में ही होता है। उनका जो रेस्पिरेशन प्रोसेस जो उनका ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे होना चाहिए, वो भी पर्टिकुलर पीएच के साथ ही वहाँ पे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन बाकी सारी चीजें जो आपकी एक्वेटिक एनिमल्स उनका स्टॉप हो जाएगा, तो फर्दर कुछ भी वहाँ पे नहीं हो सकता है। ठीक है, बाकी जब भी एसिड रेन वगैरह होता है तो आपको मैंने बताया था कि जो आपके ग्रीन ग्रीन जो आपके ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं, उनकी पत्तियां आपकी गिरने लगती हैं। ठीक है, दूसरा वहाँ पे आपकी जो वेजिटेशन है, ठीक है, उसमें डैमेज होता है। जो आपके मॉन्यूमेंट्स हैं, ताजमहल वगैरह, इसके साथ रिएक्शंस मैंने आपको बताए। क्लियर। चलो ये अब पार्ट यहाँ से फिनिश होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ से पार्टिकुलेट। पार्टिकुलेट ये चैप्टर आसान है, बट एक बार समझ लो, और यहाँ से अगर आपको 4 मार्क्स इतनी आराम से मिल जाएंगे, ठीक है, विदाउट यूजिंग ब्रेन, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। ठीक है, तो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स के बारे में बात करें, तो पार्टिकुलेट का मतलब बच्चों क्या है, पार्टिकल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, पार्टिकल से रिलेटेड है। ठीक है, जो भी पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स के अंदर सबसे जो पॉपुलर है बच्चों, वो क्वेश्चन आता है स्मोक से। कहाँ से क्वेश्चन आता है, स्मोक। स्मोक से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कई बार आया है। स्मोक के बारे में बता, तो स्मोक बच्चों किसका कॉम्बिनेशन होता है, स्मोक प्लस फॉग। स्मोक स्मोक प्लस फॉग, ये सर्दियों के टाइम में बहुत ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, तो स्मोक और फॉग को अगर हम मिला देते हैं तो यहाँ से आपको स्मोक आपको दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा, स्मोक के भी अपने दो कैटेगरीज हैं, जिसमें एक कैटेगरी बच्चों आती है क्लासिकल, क्लासिकल कैटेगरी आती है, और सेकेंड कैटेगरी आती है फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल, ये सब क्लासिफिकेशन ध्यान रखना पड़ेगा, क्लासिकल एंड फोटोकेमिकल। क्लासिकल के बारे में बात करते हैं, तो ये कहाँ पे मिलता है, तो जितने भी बच्चों कूल मतलब ठंडी जगह होती हैं, ठीक है, कूल कूल ह्यूमिड क्लाइमेट, जितने भी ठंडी जगह होती हैं, ठंडे जो क्लाइमेट्स होते हैं, तो वहां पे आपको क्लासिकल स्मोक देखने को मिलता है। और क्लासिकल स्मोक इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक प्लस फॉग प्लस बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आया है प्रीवियस ईयर के अंदर, इसको भी मैं स्टार कर देता हूँ। ठीक है, कि क्लासिकल स्मोक जो कॉम्बिनेशन है वो चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो आपका स्मोक प्लस फॉग प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। इसकी नेचर की बात करते हैं, तो ये बेटा होता है आपका रिड्यूसिंग इन नेचर। कैसा होता है, रिड्यूसिंग इन नेचर, इसको हम रिड्यूसिंग स्मोक भी बोलते हैं। हम इसको बोल सकते हैं रिड्यूसिंग स्मोक, फाइनली रिड्यूसिंग स्मोक। क्लियर, ओके। इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे फोटोकेमिकल स्मोक की तरफ। तो फोटोकेमिकल स्मोक में क्या है कि आपकी सनलाइट से रिलेटेड कुछ बात करी जा रही है। ठीक है, वैसे तो हम लोग यहाँ पे जो फिजिक्स है उसमें हम लोग बात करते हैं, इसको थोड़ा सा हम रिलेट कैसे करते हैं, बिकॉज ये फोटो का मतलब फोटोन है, सनलाइट से रिलेटेड है, ई इक्वल टू एच क्यू फोटोन एनर्जी है। जहाँ पे हम लोग फिजिक्स के अंदर जो हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं वहां पे इसके बारे में काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशन किया जाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जितना यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखने की ट्रिक भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो फोटोकेमिकल स्मोक कहाँ पे देखने को मिलता है, तो जैसे बटो यहाँ पे ये कूल के साथ था, ह्यूमिड था, उन क्लाइमेट में देखने को मिलता है। तो ये मिलता है हॉट क्लाइमेट के साथ। ठीक है, जहाँ पे आपकी गर्मी ज्यादा होगी, वार्म, या फिर आपका ड्राई एटमॉस्फेयर होगा, या फिर आपका सनी होगा। ठीक है, सनी, SU डबल N बाई, तो वार्म ड्राई एंड सनी, अगर ऐसा एटमॉस्फेयर होगा तो वहां पे फोटोकेमिकल, आप बैठ जाए ना, फोटोन सनलाइट है उसकी एनर्जी आएगी, तो ड्राई तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, नहीं सॉरी, वहां पे कूल तो हो नहीं सकता है, आपका वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस कम से कम होगी। तो जो वार्म होते हैं आपके जो भी स्टेट होते हैं, जो भी जगह ड्राई होती है या फिर सनी होती है, उनके साथ आपको फोटोकेमिकल देखने को मिलता है। ठीक है, इन क्लाइमेट्स के साथ। अब क्वेश्चन है कि इसमें कंपोजिशन कौन कौन सी है, जैसे क्लासिकल के अंदर था स्मोक प्लस फोक प्लस CO2 SO2 था, तो यहाँ पे आपको मिलता है स्मोक प्लस फॉग, ये दोनों में कॉमन है, प्लस हाइड्रोकार्बन्स प्लस नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं, तो इसको प्लीज ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों रेफरेंस क्रिएट करता है कि फोटोकेमिकल जो आपका स्मोक है उसके अंदर आपको स्मोक प्लस फॉग प्लस आपका हाइड्रोकार्बन्स और प्लस यहाँ से आपके नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स।
ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगे। ये एग्जांपल इसका है फोटोकेमिकल का। बाकी ये आपका रिड्यूसिंग स्मोक होता है, तो आपका फोटोकेमिकल कैसा होता है, ये होता है ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। ठीक, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। चलो ये क्लियर हो गया होगा। यस।